Hello everyone. So today we are going to discuss further about chapter number 17 of class 11th biology, that is breathing and exchange of gases. So basically we will discuss in detail about chapter number 17 in this part. तो कल हमने पार्ट वन में जो है अपनी सारी बेसिक चीज़ें कवर की थी। आज हम पार्ट टू की बात करेंगे। पार्ट टू में चैप्टर को डिटेल में और समझेंगे और कंसेप्ट जो है इसमें कवर करेंगे। पार्ट टू स्टार्ट करने से पहले जो कल हमने पढ़ा पार्ट वन में, एक बार उसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि वो भी हमारे माइंड में जो है फ्रेश हो जाए, फ्रेश ताज़ा ताज़ा सा एक बार माइंड में आ जाए, जिससे आगे पढ़ने में हमें आसानी होगी। तो कल हमने क्या पढ़ा? हमने सेलुलर रेस्पिरेशन के 5 बेसिक स्टेप्स पढ़े थे। ब्रीदिंग यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। दूसरा स्टेप डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा था लंग्स में एयर और ब्लड के बीच में। तीसरा स्टेप ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस बिटवीन लंग्स एंड टिश्यूज। फोर्थ स्टेप अगेन डिफ्यूजन था और फिफ्थ स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रहा था। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो सेल के पास फूड था उसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, एनर्जी लिबरेट हो रही थी और CO2 लिबरेट हुई थी हमारे पास। उसके बाद हमने बात की थी रेस्पिरेशन 2 टाइप्स की होती हैं, एरोबिक एनारोबिक। एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक एब्सेंस में। फिर हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात की थी। इंसेक्टा में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या था? ट्रैकियल ट्यूब था, जिसमें सर्कुलेटरी फ्लूइड यानी ब्लड का कोई रोल प्ले नहीं हो रहा था, मतलब सिंपली एयर डिफ्यूज हो रही थी सेल्स और टिश्यू तक। फिर हमने बात की थी स्पॉन्जीज, कोलेंट्रेट, स्टीनोफोरा, फ्लैटवर्म्स की, जिनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या था? उनका जनरल बॉडी सरफेस सिंपल डिफ्यूजन हो रहा था। अर्थवॉर्म्स में क्या था? मॉइस्ट क्यूटिकल स्किन थी। आर्थ्रोपोडा एक्वेटिक में गिल्स, और गिल्स से जो रेस्पिरेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रांचियल रेस्पिरेशन। लंग से जो रेस्पिरेशन होती है उसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। उसके बाद मॉइस्ट स्किन से, यानी जो डुअल एयर में भी और वाटर में भी जो रेस्पिरेशन जिसकी मदद से हो सके उसको हम क्या कहते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। उसके बाद जो है हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात की थी नेसल पैसेज की, फेरिंग्स की, लैरिंग्स की, ट्रैकिया की, रेस्पिरेटरी ट्यूबल्स की। और वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स को जो दोनों को अलग करता है वो क्या कहलाता है? नेसल सेप्टम होता है, हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है। नेसल पैसेज म्यूकस को इनसाइड पास करता है, जो लाइंड होता है PCSSGE से, जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल है। उसके बाद बोमेंस ग्लैंड हमने पढ़ा, जो स्मेलिंग के पर्पज़ में काम आती है, वाटरी फ्लूइड को सिक्रीट करती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि एपिग्लोटिस जो है स्वेलिंग के टाइम वो ग्लोटिस को कवर कर देती है, जिसकी वजह से ट्रैकिया में फूड की एंट्री प्रिवेंट होती है। यूला हमारा जो होता है स्वेलिंग के टाइम पे वो लिफ्ट अप हो जाता है और जो हमारे इंटरनल नोस्ट्रिल्स हैं उनको कवर कर देता है ताकि खाना इंटरनल नोस्ट्रिल्स में ना जाए। अब जो हमारा ट्रैकिया भी कवर हो गया था, वो इंटरनल नोस्ट्रिल्स भी कवर हो गए, तो बचा क्या था? इसोफेगस। खाना खाएंगे तो वो इसोफेगस में ही जाएगा। उसके बाद हमने ट्रैकिया हमारी विंड पाइप, उसमें हमने पढ़ा कि ट्रैकियल पैसेज म्यूकस को आउटसाइड पास करता है, ये भी लाइंड होता है PCSSGE से। 10 to 12 सेंटीमीटर ये लॉन्ग था। मेल्स में अडाम्स एप्पल होता है। 2 पेयर होते हैं वोकल कॉर्ड के, ट्रू और फॉल्स। ट्रू वोकल कॉर्ड की मदद से साउंड प्रोड्यूस होती है, जबकि फॉल्स ट्रू को मॉइस्ट करता है, नरिश करता है ताकि वो साउंड प्रोड्यूस कर पाए। बर्ड में साउंड बॉक्स होता है सिरिंग्स, और हम ह्यूमंस में क्या था? लैरिंग्स। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो एक ट्री की बात की थी हमने, ब्रांचियल ट्री की, रेस्पिरेटरी ट्री की। प्राइमरी ब्रोंकाई से लेकर टर्मिनल ब्रोंकाइल्स तक, जो कल हमने माइंड मैप उस पार्ट 1 में आप देखेंगे तो पूरा माइंड मैप सा मैंने बना रखा है, ऐसे एरो लगाकर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वहाँ से कि प्राइमरी ब्रोंकाई से लेकर टर्मिनल ब्रोंकाइल्स तक ब्रांचियल ट्री कहते हैं। रिंग्स वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, सीलिया और म्यूकस होता है, जबकि रेस्पिरेटरी ट्री जो होता है हमारा वहाँ पे रिंग्स जो है एब्सेंट होती हैं, स्क्वेमस सेल्स होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है।
उसके बाद जो है ये दो ही पॉइंट थे। जो अपना ब्रांचियल ट्री है उसको हम कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। रेस्पिरेटरी ट्री को हम एक्सचेंजिंग पार्ट कहते हैं। कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोली तक, उसको क्लियर करता है फॉरेन पार्टिकल से, नरिश और ह्यूमिडिफाई करता है। जबकि एक्सचेंजिंग पार्ट क्या है, एक्चुअल डिफ्यूजन की साइट है ऑक्सीजन और CO2 के बीच में। अब यहाँ तक तो कल हमने बात कर ली थी। आगे मैंने ये दो क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ जो हमने कल पढ़ा उससे कुछ रिलेटेड कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इन विच रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल कार्टिलेजिनियस रिंग्स आर नॉट फाउंड। अभी जो हमने बात की ये तो पता था कि भाई ब्रांचियल ट्री जो होता है उसमें रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि रेस्पिरेटरी ट्री वाले पोर्शन में रिंग्स अब्सेंट होती है। ये 4 ऑप्शन है यहाँ, हालांकि करेक्ट ऑप्शन पे मैंने पहले ही टिक कर रखा है, लेकिन फिर भी ईमानदारी से सोचना कि क्या अगर ये मैंने टिक नहीं कर रखा होता तो आपके माइंड में आता आंसर। यहाँ पे सिर्फ एल्वियोलर डक्ट ऐसा है जहाँ पे कार्टिलेजिनियस रिंग्स अब्सेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि वो रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर आता है, एक्सचेंजिंग पार्ट है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन एनिमल्स हाउ मैनी यूज गिल्स एज रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। अब ये वही रेस्पिरेटरी ऑर्गन वाला क्वेश्चन है जो हमने पीछे डिटेल में पढ़ा था, मतलब पार्ट 1 में इसकी अच्छे से मैंने टेबल भी बना रखी है कि एक साइड पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उसके सामने उसके सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें देख के हम ईजिली फिगर आउट कर सकते हैं अगर हमने समझा हो तो। स्नेक में लंग्स होती हैं, फ्रॉग में फ्रॉग में क्या था, अपना डुअल फंक्शन था इसका, है ना। और उसके बाद प्रॉन्स में गिल्स होती हैं। अर्थवॉर्म मोइस्ट क्यूटिकल स्किन होती है। लेबियो एक फिश है, तो फिश है तो गिल्स। उसके बाद कॉकरोच में ट्रैकियल ट्यूब थी। टेडपोल लार्वा गिल्स। उसके बाद वेल तो भाई मैमल है, उसमें अपना लंग्स होंगी। यूनियो एक मोलस्का है तो इसमें भी क्या होंगे, गिल्स। और ये पावो, इसमें गिल्स नहीं होते, ये बर्ड है एक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन एक और, कॉमन पैसेज ऑफ लैरिंक्स फूड एंड एयर क्या है। कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर क्या है, फेरिंक्स। डायग्राम में बहुत अच्छे से मैंने मेंशन कर रखा था पीछे, तो फेरिंक्स होता है। उसके बाद अगर हम इस लंग्स के डायग्राम को देखें, यहाँ अगर डायग्राम में हमने समझ लिया ना तो मतलब जो आगे पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं वो आपको ईजिली समझ आ जाएंगे। क्योंकि देखिए डायग्राम से जितनी जल्दी हम समझ सकते हैं और वो पकड़ में जल्दी आता है ऑटोमेटिकली, तो यहाँ हम अच्छे से देखेंगे। मैंने काफ़ी क्लियर डायग्राम बनाया है आई थिंक। ये हमारा है राइट लंग, ये है लेफ्ट लंग। अब सोचने वाली बात ये है कि हाँ ये देखिए, ये है हमारा डायफ्रागम। तो ये राइट लंग ऊपर की साइड है जबकि लेफ्ट लंग नीचे की साइड है। ऐसा क्यों? हमारे राइट साइड पे लीवर होता है। लीवर एक एनलार्ज्ड ग्लैंड है जिसकी वजह से अब लीवर जो होगा वो क्या करेगा, हमारे राइट जो लंग है इसको ऊपर की साइड पुश कर देगा, मतलब स्लाइटली इसको ऊपर की साइड खिसका देगा। और ध्यान दीजिएगा जो हमारी राइट किडनी होती है ना वो भी लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में नीचे खिसकी होती है थोड़ी सी। किसकी वजह से? लीवर की वजह से। राइट साइड में हमारा लीवर होता है जो हमारी राइट लंग को ऊपर की तरफ खिसका देता है और हमारी राइट किडनी को स्लाइटली नीचे की तरफ। अगर हम कंपेयर करें किससे, लेफ्ट लंग से और लेफ्ट किडनी से। उसके बाद राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं। 1 ये ऊपर वाला जहाँ देखना ये वो आ रहा है अपना हैंड का जो आ रहा है ना, इससे आप समझिएगा 1 2 3। लेफ्ट लंग में 1 2 लोब्स होते हैं। राइट लंग का जो साइज होता है 625 ग्राम होता है, कंपैरेटिवली लेफ्ट लंग से ज़्यादा होता है। लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होती हैं, 575 ग्राम्स इसका वेट होता है। उसके बाद ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है राइट लंग के लेफ्ट लंग के बीच में जो ये फ्री स्पेस है इसको हम मेडिएस्टिनम स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडिएस्टिनम स्पेस। यहाँ पे
अब देखना लेफ्ट लंग जो हमारी होगी ना, यहाँ पे नीचे की साइड एक डिप्रेशन सा होता है इसमें, मतलब अंदर की साइड ये टिल्ट होती है थोड़ा सा, क्योंकि हमारा लेफ्ट साइड में हार्ट टिल्टेड होता है स्लाइटली, जिसकी वजह से लेफ्ट लंग ऐसा जो है डिप्रेस्ड हो जाती है थोड़ा सा, मतलब ऐसे डिप्रेशन की फॉर्म में हो जाती है। यहाँ पे हमारा हार्ट लाई करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लंग्स की कवरिंग की, ठीक है, लंग्स की कवरिंग की अगर हम बात करें तो देखना ये जो हमारी है आउटर कवरिंग पेरिएटल प्लूरा, इसको हम कहते हैं पेरिएटल प्लूरा। ये जो अंदर डॉट डॉट मैंने लगा रखी हैं ये होती है हमारी प्लूरल कैविटी। ये जो इनसाइड इनर लाइनिंग देख पा रहे हो ये हमारी विस्लर प्लूरा, यानी दो, एक आउटर कवरिंग है पेरिएटल प्लूरा, इनर कवरिंग है विस्लर प्लूरा, और इन दोनों के बीच में लाई करती है प्लूरल कैविटी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। उसके बाद एक डाइसोफोनिया नाम की जो है बीमारी हो जाती है, मतलब बीमारी भी क्या कहें, पेनफुल ब्रीदिंग होती है। ये जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना, तो उसकी वजह से प्लूरल कैविटी में जो फ्लूइड होता है, मतलब प्लूरल कैविटी में यहाँ फ्लूइड अपना होता है, इसमें पेरिएटल प्लूरा विस्लर प्लूरा के बीच में जो हमारी प्लूरल कैविटी लाई करती है, इसके अंदर फ्लूइड होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये फ्लूइड की जो अमाउंट है ये इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में हमें प्रॉब्लम होती है, पेनफुल ब्रीदिंग होती है। ये यहाँ पे हमने डायग्राम में जो है समझा, बेसिक तरीके से समझा मैंने। ये पूरा आगे पॉइंट टू पॉइंट नोट कर रखा है, उसको पढ़ने के बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। We have two lungs covered by double layered pleura with pleural fluid between them। वो जो pleural cavity थी उसके अंदर pleural fluid है। It reduces friction। तो हाँ, उसका अब ये प्लूरल जो है कैविटी है, अब इसका काम क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये फ्रिक्शन को कम कर देती है लंग सरफेस पे। किस फ्रिक्शन को लंग सरफेस पे कम कर देती है। आउटर जो प्लूरल मेम्ब्रेन होगी वो थोरेसिक कैविटी के या फिर लाइनिंग के कांटेक्ट में होगी। अब हमारा जो हार्ट है, हमारा लीवर है, ये हमारी थोरेसिक कैविटी यानी एब्डोमिन, ये जो हमारा डायफ्रागम है ना, ये हमारी देखो डायफ्रागम से ऊपर की साइड तो हमारी ये थोरेसिक कैविटी होती है। डायफ्रागम से नीचे हमारी एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट हो जाती है। एब्डोमिनल कैविटी में हमारा किडनी, लीवर, एब्डोमिनल ये सब आ जाता है, और थोरेसिक कैविटी में हमारा लीवर और हार्ट होता है। तो अब ये जो आउटर कवरिंग होगी यानी पेरिएटल प्लूरा, ये किसके कांटेक्ट में होती है, थोरेसिक कैविटी के कांटेक्ट में होगी, जबकि हमारी इनर लाइनिंग ये हमारे लंग सरफेस के कांटेक्ट में होगी। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है भाई। आउटर सरफेस पे जो चीज़ है, आउटर कहाँ, फिर थोरेसिक के एरिया में सराउंड हो रही है तो वो थोरेसिक कैविटी के एरिया में हो गई। विस्लर प्लूरा कहाँ पे होगी, हमारे लंग के सरफेस से जो है कांटेक्ट में होगी। उसके बाद ये जो ऊपर मैंने बताया था वही यहाँ पे लिख रखा है कि समटाइम्स ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन द अमाउंट ऑफ दिस फ्लूइड इंक्रीजेस। किसका अमाउंट, जो हमारा प्लूरल फ्लूइड है उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। सो द ऑर्गेनिज्म फील्स अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डायसोफोनिया टर्म्ड एज प्लूरिसी और प्लूरल इफ्यूजन डिसीज। प्लूरिसी और प्लूरल अंडरस्टूड कहाँ से है, क्योंकि फ्लूइड की बात करी, फ्लूइड किसका, प्लूरल फ्लूइड, तो वहीं से नाम हो गया प्लूरिसी या फिर प्लूरल इफ्यूजन डिसीज। क्या हो जाता है इसमें, इन्फ्लेमेशन हो जाती है प्लूरल मेम्ब्रेन में। जो हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन है विसरल और वो अपनी आउटर कौन सी थी, पेरिएटल, उन दोनों के बीच में जो हमारी मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन। ये एक डायग्राम और देखना, ये हमारी राइट लंग, ये हमारी लेफ्ट लंग। हमने बात की थी राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट में 2 होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखना लेफ्ट में एक फीजर है जिसको हम ओब्लिक फीजर कहते हैं, जो लंग को 2 लोब्स में डिवाइड कर रहा है, जबकि राइट लंग में एक हॉरिजॉन्टल फीजर एडिशनल है इसमें। मतलब लेफ्ट लंग में हमारा सिर्फ एक ही फीजर है, ओब्लिक फीजर, जबकि हमारा राइट लंग में हॉरिजॉन्टल फीजर भी होता है और ओब्लिक फीजर भी, जिसकी वजह से 3 लोब्स में हमारी राइट लंग डिवाइड हो जाती है, 1 2 3, और इसमें 1 और 2। अब जो मैंने बताया था कि भाई यहाँ पे बीच में हार्ट है, हार्ट लाई होता है, टिल्टेड होता है लेफ्ट लंग के साइड में थोड़ा सा, जिसकी वजह से एक डिप्रेशन जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो उस
जो है एरिया को, उस पोर्शन को हम कार्डिक नोच कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डिक नोच। याद रखने योग्य बात है कि कार्डिक मतलब आप समझना कि साइंटिफिक नाम हार्ट का कार्डियो है, तो वहीं से समझना कार्डिक मसल्स का हार्ट बना होता है। तो कार्डिक नोच, कार्डिक यहाँ यानी हार्ट वहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेफ्ट लंग की साइड में टिल्टेड होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद हाइलम रीजन थ्रू विच नर्व्स, एक हाइलम रीजन हमारी लंग में प्रेजेंट होता है, लेफ्ट लंग में एक हाइलम रीजन जो है प्रेजेंट होता है, जहाँ से न बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी जो हमारी जैसे नर्व्स, ब्रोंकस, ब्लड वेसल्स एंटर और एग्जिट करने का एक जो है वो पॉइंट होता है, ये हाइलम रीजन। यहाँ पे हमारे बहुत सारी नर्व्स हो गई, ब्लड वेसल्स, ब्रोंकस, ब्रोंकायोल्स एंटर करेंगी, एग्जिट करेगी, वो एक रीजन है, एक पॉइंट है पर्टिकुलर। ये इतना डिटेल में पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है। उसके बाद अगर हम बात करें मैमल्स में जो यानी हम लंग जो कैसी होती है, स्पॉन्जी और सॉलिड। पहले ये बात क्लियर रखना कि मैमल्स होते क्या है, मैमल्स हम हैं, ठीक है। तो इनमें जो लंग है वो कैसी होती है, स्पॉन्जी और सॉलिड, नो सेंट्रल कैविटी। ये पॉइंट हमें क्या समझाना चाह रहा है कि जो हमारी लंग है ना वो इतनी स्पॉन्जी और सॉलिड होती है, मतलब वो होलो नहीं होती। होलो क्या होता है, खोखली। वो खोखला नहीं होता कि भाई एयर गई और सीधा वो होलो सा सरफेस था उसके अंदर जाके एंट्री कर ली उसने, स्टोर हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई सेंट्रल कैविटी नहीं होती। जैसे आपने गुब्बारा देखा होगा, गुब्बारा इतना प्लफी सा स्पॉन्जी सा होता है, अगर उसको आप हाथ में लोगे ना तो मतलब ऐसे अगर वो कुछ नहीं, उसके अंदर बिल्कुल ऐसे राउंड राउंड सा रहेगा, वो कोई होलो सरफेस नहीं है, उसके अंदर गैस भरी होती है, सॉलिड सा होता है। तो ऐसे ही हमारे लंग्स होते हैं, सेंट्रल कैविटी नहीं होती और उसको हम सकन लंग्स कहते हैं। सकन लंग्स हमारे क्यों होते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का सक करते हैं, हम गैस को सक कर लेते हैं, स्टोर नहीं करते, क्योंकि होलो तो होता ही नहीं है भाई, सॉलिड है, स्पॉन्जी है। सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन, ये बहुत मेजर पॉइंट है, इसमें हमारे लंग्स की एक बहुत मेजर सिग्निफिकेंस है कि सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन अब्सेंट होता है बिकॉज एब्सेंस ऑफ मसल्स। अब देखना, मसल्स जहाँ पे प्रेजेंट होगी वहीं पे ये क्वालिटी होती है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की। जैसे हमारा हार्ट है, ठीक है, कार्डिक मसल्स का वो बना होता है, वो एक्सपेंड भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही, मतलब ठीक है, हमारा कोई हम इनवॉलेंट्री है, कोई हम उसके ऊपर कंट्रोल खुद से तो नहीं करते कि भाई अब ये हमने एक्सपेंड हो गया हमारा हार्ट, हमने खुद करा लिया फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करा दिया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कार्डिक मसल्स प्रेजेंट होती है। अब लंग्स जो है सॉलिड स्पॉन्जी है भाई, लंग्स अब्सेंट है, तो यहाँ पे सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन वाली जो क्वालिटी है वो एब्सेंट होती है लंग्स में। थोरेसिक, ये बस डिपेंड करती है कि भाई हमारी थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम चेंज होगी तो ही लंग्स की वॉल्यूम चेंज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मतलब थोरेसिक कैविटी का मेजर रोल होता है इसमें कि थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड हो रही है तो हमारा लंग्स एक्सपेंड हो गया, थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वरना खुद से लंग्स में कोई मूवमेंट नहीं होती, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं, कोई एक्सपेंशन नहीं, ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद एक एयर टाइट चैम्बर है, एयर टाइट चैम्बर है, लंग क्या है, एयर टाइट चैम्बर है। उसके बाद नेक्स्ट थोरेसिक चैम्बर। अब थोरेसिक चैम्बर क्या होता है, थोरेसिक चैम्बर या फिर कैविटी क्या है, थोरेसिक कैविटी इज फॉर्म्ड डोर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, डोर्सली यानी पीछे की साइड से, वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी वाला पोर्शन है ना, ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, ये जो है डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली बाय स्टर्नम, हमारे सामने बिल्कुल वेंट्रली होता है आगे की साइड से, डोर्सली पीछे की साइड से। आप यहाँ ऐसे समझना कि मैंने रीढ़ की हड्डी बोला है तो भाई वो पीछे की साइड है, ठीक है, बैक में है। स्टर्नम हमारी छाती में आगे होता है, ठीक है। लेटरली लिप्स, लेटरल होता है साइड से, साइड में क्या होता है, रिब केज बन जाता है ना, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम को रिब केज जो है सराउंड करता है। एंड लोअर साइड पे डोम शेप डायफ्रागम, डायफ्रागम की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट है ब्रीदिंग के प्रोसेस में, ये अभी आगे समझेंगे हम।
तो थोरेसिक चैम्बर फॉर्म्ड होती है डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, वेंट्रली स्टर्नम, लेटरली रिब्स, रिब्स हमारी 12 होती हैं, लोअर साइड पे एक डोम शेप्ड यानी ऐसा डोम शेप्ड डायफ्रागम। डबल स्टार मैंने इस पॉइंट पे जो है मेंशन किया है, अरेंजमेंट ऑफ चेंज इन थोरेसिक चैम्बर वॉल्यूम इज एसेंशियल बिकॉज वी कैन नॉट अल्टर पल्मनरी वॉल्यूम डायरेक्टली, पल्मनरी यानी लंग से रिलेटेड। वही बात जो मैंने ऊपर आपको बताई, पीछे अभी बताई है 2 मिनट पहले कि थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम जो है चेंज होगी तभी जो हमारी पल्मनरी वॉल्यूम चेंज होगी, क्योंकि डायरेक्टली हम इसको अपनी मर्जी से चेंज नहीं करा सकते। रीज़न यहाँ पे दोबारा दे रखा है क्योंकि सेल्फ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वाली एबिलिटी लंग्स में अब्सेंट होती हैं। अब बात करेंगे हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, मतलब क्या होती है ये? बेसिकली यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब देखना, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है उसकी 4 क्वालिटीज़ होती हैं। मतलब अगर ये क्वालिटी है तो वो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या डिफ्यूजिव मेम्ब्रेन कहलाएगा, वरना नहीं। अगर ये 4 क्वालिटी हैं तो ही वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो सकता है, वरना नहीं। कौन सी क्वालिटीज़ है? थिन होना चाहिए, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन थिन होनी चाहिए। थिन होगी तभी तो गैसियस एक्सचेंज ईजिली हो पाएगा। अगर मोटी मेम्ब्रेन, मोटा बिल्कुल इसकी कवरिंग हो तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो थिन होनी चाहिए, मोइस्ट होनी चाहिए। अब देखना, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे अर्थवॉर्म में हमने पढ़ा कि वो अपनी मोइस्ट क्यूटिकल स्किन से रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते भाई? स्किन तो हमारी भी है ना, लेकिन हमारी स्किन मोइस्ट नहीं है। अर्थवॉर्म की स्किन मोइस्ट है और हमारी स्किन मोइस्ट नहीं है। तो ये मोइस्ट जो भी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होगा वो मोइस्ट होना नेसेसरी है, ठीक है। यानी हमारा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो लंग्स होगा या फिर एल्वियोली है हमारा, वो मॉइस्ट होगा। उसके बाद है मोर सरफेस एरिया। क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज, उतना ज़्यादा अच्छा रेस्पिरेशन का प्रोसेस। उसके बाद ब्लड कैपिलरी नेटवर्क होना चाहिए। क्योंकि भाई ऑक्सीजन और CO2 ब्लड के बिना तो हमारी ब्लड टिश्यूज़ तक पहुंच ही नहीं सकते ना। तो ये सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये चारों जो हैं क्वालिटीज़ होनी चाहिए। थिन होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए और ब्लड कैपिलरी नेटवर्क भी होना चाहिए। उसके बाद जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लंग्स की, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से क्या मतलब है? जहाँ पे हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, मतलब जहाँ पे पीक पे वो चीज़ चलती है, तो वो कौन सी साइट है, वो कौन सी जगह है? एल्वियोली अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन एल्वियोली आर प्रेजेंट। 300 मिलियन से ज़्यादा एल्वियोली हमारी राइट लंग और लेफ्ट लंग दोनों में मिला के 300 मिलियन एल्वियोली अप्रोक्सीमेटली होती हैं। इतनी ज़्यादा जो है एल्वियोली हमारे दोनों लंग्स में होती हैं। और जो इनर एल्वियोलर सरफेस एरिया और जो दोनों लंग्स के अंदर सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है? टोटल अप्रोक्सीमेटली 70 to 100 मीटर स्क्वेयर। क्यों है इतना ज़्यादा? 300 मिलियन एल्वियोली, 70 to 100 मीटर स्क्वेयर सरफेस एरिया। अभी मैंने ऊपर बताया, मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी गैसियस एक्सचेंज। तो मतलब ये तो अच्छा ही है ना, जितना सरफेस एरिया उतना इजी होगा, उतना ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज होगा, उतना अच्छा रेस्पिरेटरी प्रोसेस होगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। उसके बाद ये छोटे सा पॉइंट है कि लोब्स, जो लंग्स अब हम जो है लंग्स के अंदर लंग्स के बारे में पूरा बात करेंगे। उसका जो है एनाटॉमी पढ़ रहे हैं हम कि जो ईच लोब है लंग की वो डिवाइड होती है लोब्यूल्स में बाय सेप्टा ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद जो लोब्यूल्स हैं, देखो लोब्यूल्स में लोब्यूल्स डिवाइड होगी एयर सैक्स में। एयर सैक होगी फिर कितने? 3 से 4 एल्वियोली में। कितने? 3 से 4 एल्वियोली। ठीक है, बस थोड़ा सा याद रखना कि लोब्स इंटू लोब्यूल्स इंटू एयर सैक इंटू 3 to 4 एल्वियोली। उसके बाद ये डायग्राम देखना,
जो हमारी एल्वियोली की कवरिंग्स के कवरिंग का मैंने ये बना रखा है कि भाई आउटर कवरिंग कहाँ है, इनर कहाँ है, कौन सी है। ठीक है, ये जो कवरिंग आपको दिख रही है आउटर साइड पे, ठीक है, जहां मैं पॉइंट कर रही हूं, ये हमारी आउटर लेयर होती है। येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की ये लेयर बनी होती है। ये हमारी इनर लेयर है। इनर लेयर जहां पर मैं पॉइंट करूं, ठीक है, वहीं पे आप देखना, ये है हमारी इनर लेयर। इनर लेयर हमारी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल से बनी होती है। ठीक है, दो बात मैंने बताई, आउटर लेयर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इनर लेयर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। उसके बाद आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में ये जो है ये पोर्शन, ये हमारा यहाँ होता है नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। क्या होता है? नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। उसके बाद इनर लेयर, नहीं ये बाद में बताऊंगी, पहले ये देखना कि जो हमारी ये इनर लेयर है ना, नहीं ये देखो, यहाँ पे हमारा जो फ्री स्पेस है, ये जो इनर लेयर के अंदर ये पूरा फ्री स्पेस है, इसको हम एल्वियोलर कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोलर कैविटी। यहाँ से जो है एयर अंदर आती है, यहाँ पे एयर पास होती है। तीन चीज़ें पढ़ी, एल्वियोलर कैविटी, एयर पासिस, जहाँ से एयर पास इन, ठीक है, इनर लेयर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, आउटर लेयर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और ये जो बीच में स्पेस है नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज यहाँ होती है। उसके बाद जो हमारी इनर लेयर होती है ना, दो टाइप के न्यूमोसाइट सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम में देख पा रहे होगे आप, देखना, एक तो ये है सिंपल ऐसे राउंड राउंड हो रहा है, एक ये ऊपर की साइड हो गया। ठीक है, तो दो तरीके की यहाँ पे जो है मैंने बनाया है, दो तरीके के ही सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूमोसाइट सेल जिनको हम कहते हैं। ये जो सिंपल स्क्वेमस टाइप दिख रहा है ना, ये सेल स्क्वेमस सेल्स शेप है ऐसी, ये होता है न्यूमोसाइट टाइप 1। न्यूमोसाइट टाइप 1 ये हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में। अब देखना, यहाँ पे एयर आई तो यहीं पे तो कुछ ना कुछ एक्सचेंज कुछ होगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये सेल्स प्रेजेंट हैं। अब सेल्स का तो भाई सेल्स तो बहुत फंक्शंस जो आप परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे न्यूमोसाइट टाइप 1 सेल्स जो होता है हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में। ये क्यूबोइडल देखना, ये क्यूबोइडल सेल जो दिख रहा है ये है न्यूमोसाइट टाइप 2। ये हेल्प नहीं करता गैसेस एक्सचेंज में, सिर्फ सिक्रीट करता है एल्वियोलर फ्लूइड को। यहाँ पे जो एल्वियोलर फ्लूइड होता है ना, ये जो आपको ये मैंने ब्लू पेन से ऐसे डॉट डॉट बना रखी है, यहाँ हमारा एल्वियोलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये इसको सिक्रीट करता है। ठीक है, बेसिकली सबसे मेजर रोल न्यूमोसाइट टाइप 1 क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। देखो सारे ही वैसे तो सिग्निफिकेंट रोल होते हैं हर चीज़ के, बायोलॉजी में छोटी से छोटी चीज़ का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पे कि न्यूमोसाइट टाइप 2 सेल क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज में तो हेल्प नहीं करता, लेकिन एल्वियोलर फ्लूइड को सिक्रीट करता है। इसलिए अब गैसियस एक्सचेंज जहाँ हो गया, जो गैसियस एक्सचेंज की साइट हो गई भाई रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, तो वो ऑटोमेटिकली हो ही गई। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन का जो क्रूशियल रोल होता है वो यही होता है गैसियस एक्सचेंज का। तो अब इनर लेयर को हम क्या कहते हैं, वो एक्ट करती है डिफ्यूजिव या फिर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के तौर पे, तो उसको हम जो है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या क्वालिटीज़ थी? थिन होना चाहिए, थिन भी है लेयर, मॉइस्ट होनी चाहिए, मॉइस्ट भी है, और दो क्या थी, ब्लड कैपिलरीज होनी चाहिए, ये रही ब्लड कैपिलरीज। फोर्थ वन कौन सी थी, सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, भाई सरफेस एरिया भी भरपूर मात्रा में है। तो चारों क्वालिटी से मैच हो गया इनर सरफेस एरिया, और ये एक्ट करता है एज डिफ्यूजिव। तो इनर लेयर में वो चारों क्वालिटीज़ हैं जो एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को चाहिए गैसियस एक्सचेंज के लिए। डायग्राम हुआ क्लियर? आगे बात करते हैं। उसके बाद जो है ये न्यूमोसाइट टाइप 2, अभी इसका काम यही ख़त्म नहीं है। हमने ऊपर पढ़ा कि भाई न्यूमोसाइट टाइप 1 गैसेस एक्सचेंज करता है, न्यूमोसाइट टाइप 2 सिर्फ एल्वियोलर फ्लूइड को सिक्रीट करता है, लेकिन नहीं। अब इसको थोड़ा सा और एलोबरेट फॉर्म में पढ़ेंगे। न्यूमोसाइट टाइप 2 जो होता है कम होते हैं, फ्यू होते हैं, क्यूबोइडल भी होते हैं, वो मैंने पीछे बताया था आपको, एल्वियोलर फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं,
और एल्वियोलर फ्लूइड जो है एक सब्सटेंस रिलीज करता है लेसिथिन, ठीक है। केमिकली फोस्फोलिपिड होता है। अब फोस्फोलिपिड क्या होता है, जिसमें भाई फोस्फेट ग्रुप बहुत सारे अटैच होते हैं, जैसे हमारा मोनोसाइट हो गया, साइनोफिल हो गया, और बहुत मतलब हैं ऐसे ही 5 6 7 ऐसे ही हैं, हमको ये नहीं पढ़ना, हम लेसिथिन की बात करते हैं। केमिकली फोस्फोलिपिड होता है। और लेसिथिन का क्या काम होता है, ये एक सर्फेक्टेंट के तौर पे काम करता है, सर्फेक्टेंट के जैसा एक्ट करता है। सर्फेक्टेंट होता है जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करे। ये एल्वियोली पे सरफेस टेंशन को नहीं होने देता। मतलब अगर अब सरफेस टेंशन नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये प्रिवेंट करेगा कोलैप्सिंग। देखना, दोबारा से मैं बताती हूँ, समझना, कन्फ्यूजन हो तो दोबारा सुने कि न्यूमोसाइट टाइप 2 फ्यू होते हैं, क्यूबोइडल भी होते हैं, एल्वियोलर फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। एल्वियोलर फ्लूइड जो होता है एक सब्सटेंस रिलीज करता है जो केमिकली फोस्फोलिपिड होता है, जिसका नाम होता है लेसिथिन। लेसिथिन एक्ट एज सर्फेक्टेंट होता है विच रिड्यूसेस सरफेस टेंशन को जो रिड्यूस करता है, ठीक है। हैंस प्रिवेंट कोलैप्सिंग होता है उस चीज का बंद हो जाना, मतलब कोलैप्स, मतलब जैसे कहते नहीं हम, कोलैप्स हो गई कोई चीज, ठीक है, बंद, चिपक गई, एकदम खत्म हो गई, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है, प्रिवेंट कोलैप्सिंग। हैंस अब देखो एल्वियोली जो कोलैप्स नहीं हुई, तो कुछ ना कुछ एयर हमेशा ऑलवेज जो है प्रेजेंट होती है हमारी एल्वियोली में, जिसे हम रेसिडुअल एयर कहते हैं, जो कभी भी बाहर नहीं निकलती। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। जितना छोटी लाइन में मैंने लिखा है ये उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझना, जो मैंने बताया कि हमारी लंग्स कभी भी एम्प्टी नहीं होती, कभी भी एयर से एम्प्टी नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ एयर जो है इनमें प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम रेसिडुअल एयर कहते हैं, जो कभी भी बाहर नहीं निकलती, ठीक है। लेसिथिन होता है, एक लेसिथिन नाम का सब्सटेंस है, केमिकली फोस्फोलिपिड है, सर्फेक्टेंट के तौर पे काम करता है, कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करेगा। कोलैप्सिंग नहीं होगी तो मतलब उसके अंदर एयर प्रेजेंट रहती है हमेशा, मतलब लाइफ टाइम, जब से इंसान पैदा हुआ है मर ही जाएगा भाई, लेकिन एयर बिल्कुल एयर एम्प्टी नहीं हो सकती उसके लंग्स में, उसके एल्वियोली में कभी भी, ठीक है। उस एयर को हम रेसिडुअल एयर कहते हैं। मतलब आप कितना भी फोर्सली आप एक्सपिरेशन करके देख लो, कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आपकी लंग्स जो है कंप्लीटली खाली हो गई है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्रीदिंग रेट 0 होता है। क्यों? जब बच्चा पेट में होता है माँ के, तो यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान उस टाइम जो प्लेसेंटा की हेल्प से वो गैसेस एक्सचेंज करता है, उसके अंदर उसकी रेसिडुअल एयर खुद की नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो पैदा होने वाला होता है, उस दौरान जो है लेसिथिन नाम का सब्सटेंस जो प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर मतलब पैदा होते ही बच्चे में जो है रेसिडुअल एयर फॉर्म हो जाती है, ठीक है। क्लियर? तो इस बात को ध्यान रखना है कि रेसिडुअल एयर हमारे लंग्स में, हमारी एल्वियोली में हमेशा प्रेजेंट रहती है। फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं लंग्स में, जिनको हम डस्ट सेल या फिर माइक्रोफेजेस भी बोलते हैं, ठीक है। फैगोसाइटिक सेल्स लंग्स में प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम डस्ट सेल बोलते हैं। स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ एल्वियोली कोल्ड पोर्स ऑफ कोहन। कोहन एक जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, जिन्होंने डिस्कवरर थे इनके, जो उसके नाम पे इनका पोर्स ऑफ कोहन ऐसे नाम पड़ा है। स्मॉल पोर्स हमारी एल्वियोली की वॉल पे प्रेजेंट होते हैं। ऑब्वियसली अगर छोटे छोटे छिद्र वहाँ पे प्रेजेंट है तो ईजी हो जाएगा ना एयर का एंट्री होना एयर की, तो डिफ्यूजन गैस का ईजी होगा और भी ज़्यादा। तो पोर्स ऑफ कोन का क्या काम होता है? वो डिफ्यूजन ऑफ गैस को इजी बना देता है। हाँ, फैगोसाइटिक सेल्स का क्या काम है लंग्स में, जिसको हम डस्ट सेल कहते हैं? तो बेसिकली ये जो हमारी एयर, ये मदद करता है हमारी लंग्स एल्वियोली को फिगर आउट करने में, हार्मफुल सब्सटेंसेस में, गैस के अंदर हार्मफुल पार्टिकल्स, टॉक्सिन्स जो प्रेजेंट होते हैं, और हमारे जो हार्मलेस में, ठीक है। बेसिकली जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं ना,
फॉरेन इन्वेडर पार्टिकल्स, उनसे जो प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट नहीं मतलब डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को। उसके बाद ये जो डिसऑर्डर्स वाला टॉपिक है, ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में लास्ट में दे रखा है, लेकिन हम यहाँ एनाटॉमी के साथ ही इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि भाई ये थोड़ा थोड़ा ब्रीदिंग, लंग्स, एल्वियोली, तो वहीं पे हम इजी हो जाएगा समझना कि किस वजह से कौन सी डिसऑर्डर हो जाता है। एम्फीसीमा नाम की एक जो है ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जो क्रोनिक होता है। क्रोनिक जो होता है उसका मतलब होता है जो लाइफ टाइम रहे। देखो, एक एक्यूट टर्म होती है, एक क्रोनिक होती है। क्रोनिक का मतलब है जो ठीक ना हो पाए, मतलब नॉन क्यूरेबल, लंबे समय से चलती आ रही हो और लंबे समय तक। तो क्रोनिक डिसऑर्डर जो हमारे लाइफ टाइम रहे। एक एक्यूट टर्म जिसका मैंने जिक्र किया वो होता है कि एक्यूट छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म्ड होती है ये, ठीक है। ये हो जाए तो ठीक भी हो जाती है जल्दी, मतलब ऐसा कोई लाइफ टाइम वाला क्राइटेरिया इसके साथ नहीं है। एम्फाइसीमा में क्या होता है, एयर सैक्स इन्फ्लेटेड हो जाती है, यानी वॉल्स ऑफ एल्वियोली डैमेज, हैंस इलास्टिसिटी ऑफ एल्वियोली की जो वॉल्स होंगी वो डैमेज हो जाएंगी, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी लंग्स की बहुत पुअर हो जाती है। एक्सेलेशन का प्रोसेस जो है अच्छे से हो नहीं पाता, ठीक है, क्योंकि एक्सेलेशन का प्रोसेस अच्छे से ना होने पाने से क्या मतलब है कि एयर एक्सपेल नहीं हो पा रही है अच्छे से, जिसकी वजह से लंग्स में अब सारी मतलब अच्छे से एक्सेलेशन का प्रोसेस नहीं हुआ, तो अंदर ही जो है बहुत सारी इम्प्योर एयर भरती रहती है, जिसकी वजह से लंग्स फ्लफी से दिखते हैं, ठीक है, फ्लफी से हो जाते हैं, दिखते तो क्या ही है हमें, फ्लफी से हो जाते हैं। और इन्फ्लेटेड एयर सैक, इन्फ्लेटेड का मतलब ही यही था कि भाई एक्सेलेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता, अंदर ही अंदर गैस भरती रहे, मतलब वो ख़त्म तो होती नहीं कभी, खैर वो अच्छे से निकलती नहीं, इम्प्योर एयर का जो है एक्सेलेशन होता नहीं, तो वो एयर सैक इन्फ्लेटेड से हो जाते हैं, मतलब फूले फूले से ऐसे दिखते हैं। रीज़न, मेजर रीज़न क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग एम्फाइसीमा का बहुत मेजर रीज़न है, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर हो सकता है, जिसकी वजह से एल्वियोली की जो वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, इलास्टिसिटी जो हमारी लंग्स की है वो पुअर होकर एक्सेलेशन जो है एयर का एक्सपेल अच्छे से हो नहीं पाती, फ्लफी हो जाती है लंग, और इम्प्योर एयर ज़्यादा वहाँ पे जो है कलेक्ट तो नहीं, ऐसे वहीं अंदर भरती रहती है, बढ़ती रहती है, ठीक है, तो ऐसा होता है। नेक्स्ट बात करें अस्थमा। अस्थमा एक एलर्जी है, ठीक है, अस्थमा एक एलर्जी है, ये भी क्रोनिक है हालांकि, ठीक है, कोज ड्यू टू एलर्जेंस की वजह से, एलर्जेंस जैसे हमारे पोलन ग्रेन्स बेसिकली, ठीक है, मेजर क्या है, पोलन ग्रेन्स, तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई और ब्रोंकाइल्स में, ठीक। अब पोलन ग्रेन्स गए तो वो अंदर हमारे ब्रोंकाई में जाके जो है वो जमा, मतलब ऐसे डिपॉजिट होते रहते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन भी बनता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंकाई और ब्रोंकाइल्स में, जिसकी वजह से जब हम सांस लेते हैं, आप एक अस्थमिक पेशेंट को कभी देखना, अगर आसपास कभी भी ऐसा मौका लगे, ऐसे क्या देखने तो कोई नहीं जाएगा, तो जब वो सांस लेता है तो एक वीजिंग साउंड, बहुत मतलब जो है तेज़ आवाज़ आती है, जैसे ऐसे, मतलब अगर आप समझ पाए हो तो नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में ये साउंड प्रोड्यूस हो जाती है एक अस्थमिक पेशेंट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज़ की, ये भी क्रोनिक है, नॉन क्यूरेबल है। जो लोग स्टोन ब्रेकिंग की कंपनी में ग्राइंडिंग, यानी जो जहाँ पे कुछ पीसता है अपना, वो ग्लास हो सकता है, स्टोन्स अगेन, ठीक है, ऐसी कंपनियों में काम करते हैं बहुत लंबे टाइम से, मतलब करते ही आ रहे हैं, काफ़ी साल हो गए, तो उस दौरान क्या होता है, वो अंदर ही अंदर स्टोन ब्रेक किया, उसकी धूल मिट्टी ग्राइंडिंग की, उसकी धूल मिट्टी सारी अंदर ही अंदर गई, जिसकी वजह से वो जमा हो गई और इन्फ्लेमेशन हो जाती है अपने अंदर। लॉन्ग एक्सपोजर गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस की एक कंडीशन जो है वहाँ पे हो जाती है। फाइब्रोसिस होता है प्रोलिफरेशन ऑफ क्या होता है वो, हाँ, फाइब्रोसिस कुछ ऐसा ही है, मतलब फाइब्रोसिस में क्या होता है कि बढ़ता रहता है, प्रोलिफरेशन होता है,
प्रोलिफरेशन होता है बेसिकली एक टर्म, जिसमें कि 1 के 2, 2 के 4, 4 के 6 ऐसे बनते रहते हैं फर्दर ऐसे। ठीक है, एग्जाम्पल है सिलिकोसिस, एस्बेस्टस। ये एनसीईआरटी में नहीं है, इनका मतलब है सिलिकोसिस मतलब जो सिलिकॉन की कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां, कंपनी नहीं फैक्ट्रियां होती हैं वहाँ पे काम करते हैं, उसकी धूल मिट्टी बहुत हार्मफुल होती है। एस्बेस्टस भी ऐसी एक स्टोन का नाम है जिससे ये एस्बेस्टस हो जाता है। रिवीजन करते हैं एक बार जल्दी से। थोरेसिक केज जो हमने पीछे पढ़ा वो क्या था, कवरिंग है थोरेसिक कैविटी की एंटीरियर सरफेस पे। एंटीरियर है हमारा ऊपर वाला सरफेस। देखना क्लेविकल बोन और नेक, क्लेविकल बोन को हम जिसको आप ब्यूटी बोन भी कहते हैं वही क्लेविकल बोन होती है, और नेक एंटीरियर सरफेस बनाता है। पोस्टीरियर होता है हमारा नीचे की साइड यानी हमारा डायफ्रागम, जो एब्डोमिनल कैविटी को और थोरेसिक कैविटी को अलग करता है। डोर्सल होता है पीछे की साइड जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है। ठीक है, ये अपना क्या वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन, रिब्स नहीं, रिब्स नहीं आएगा इसमें, डोर्सल में ये रिब्स गलत है, ये शायद मैंने गलती से लिख दिया है। ठीक है, डोर्सल में पीछे की साइड सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम होता है। आप ये रिब्स मत पढ़िएगा और लिखिएगा अगर नोट कर रहे हैं तो। वेंट्रल साइड पे हमारा होता है स्टर्नम और रिब्स, स्टर्नम और रिब्स। रिब्स 12 होते हैं हमारे। लेटरल साइड पे हमारा होता है रिब्स, लेटरल पे भी रिब्स। रिब्स क्यों कह रहे हैं हम, वैसे कहीं ना कहीं डोर्सल साइड पे हमारा रिब्स का कुछ ना कुछ चला जाता है। कैसे, जैसे अब हमारा पीछे तो रीढ़ की हड्डी है, सामने की साइड हमारा स्टर्नम है, लेटरल हमारा रिब्स कहते हैं, एक रिब्स केज बन जाता है, मतलब रिब केज बनता है आगे से स्टार्ट होके पीछे तक। ठीक है, रिब्स केज 12 होते हैं ना, कभी आपने देखा हो स्केल्टल बॉडी जो होती है ना, वो हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी है, बोन्स वाले चैप्टर में, वहाँ देखना तो ये रिब केज बन जाता है पूरा। तो ये वेंट्रल साइड पे भी है, लेटरल साइड पे भी है, कुछ ना कुछ तो भाई डोर्सल साइड पे भी है ही। ठीक है, तो इसलिए शायद मैंने लिखा होगा। तो एक बार आप वो डायग्राम भी थोड़ा सा देख सकते हो, डायग्राम नहीं बाकी वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं है, इसी चैप्टर में हमारा रिब्स का भी जो है एक डायग्राम है छोटा सा, वो देख लेना। अब बात करें हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है, पीछे हमने सेलुलर रेस्पिरेशन के 5 स्टेप पढ़े थे, जिनमें सबसे पहला स्टेप था, प्राइमरी स्टेप था ब्रीदिंग। ठीक है, अब वो ब्रीदिंग भी कोई छोटा मोटा प्रोसेस तो है नहीं, पूरा मैकेनिज्म है भाई उसका भी। तो मैकेनिज्म क्या है, इस मैकेनिज्म में जो सबसे क्रूशियल रोल जो है 2 मसल्स का होता है, और सबसे ज़्यादा अगर जो प्राइमरी पे जो आता है, मतलब जो प्राथमिक तौर पे आता है, वो हमारा डायफ्रागम मसल जो होती है, 75% इसका रोल होता है। सेकेंडरी पे आता है हमारा रिब्स, जो इंटरकोस्टल मसल्स जिसके अंदर होती हैं, डायफ्रागम और रिब्स की मदद से जो है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होता है। ठीक है, और जो हमारा ये ब्रीदिंग वाला प्रोसेस है, इसको हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आगे अच्छे से क्लियर होगा, मैं आगे बताऊंगी। इन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस। ठीक है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, हमें पता है इंस्पिरेशन सांस का अंदर लेना, एक्सपिरेशन सांस को बाहर छोड़ना। अब ये प्रोसेस हो कैसे रहा है भाई, अब हम ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते इसको समझ के कि भाई सांस अंदर आ गया बाहर चला गया। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें डिटेल में जाना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, तो हो कैसे रहा है, एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है अंदर, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है। ये पॉइंट मैं अच्छे से समझाऊंगी, आप इस डायग्राम को देखो उससे पहले। ये हमारा डायफ्रागम है, ठीक है, ये हमारी राइट लंग है, क्लियर, ये हमारी लेफ्ट लंग है, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा जो हो गया क्या है, अपना थोरेसिक कैविटी, नीचे वाला है एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। ये जो डायफ्रागम होता है ना, ये एक मस्कुलर सेप्टम का बना होता है, और नीचे अगर आप देखोगे ये फ्लैट, ये कॉन्ट्रैक्शन के बाद का है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन के पहले का डायफ्रागम है, ये कॉन्ट्रैक्शन के बाद का डायफ्रागम है। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन जो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी है वो इंक्रीज होती है एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन में। अब देखो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, आप खुद प्रैक्टिकल करके देखो, सांस लो अभी, ठीक है, सांस जैसे ही आपने लिया, ठीक है, सांस ले रहे हो और उसको होल्ड कर लो, ठीक है, मैंने अभी होल्ड कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा डायफ्रागम है ये ऊपर की साइड लिफ्ट हुआ है, ठीक है,
लिफ्ट हुआ है मतलब कॉन्ट्रैक्शन जो हुई है, अब कॉन्ट्रैक्शन हो गई हमारी डायफ्रागम की, जिसकी वजह से डायफ्रागम फ्लैट हो गया और सरफेस एरिया बढ़ गया। हमारा जो चेस्ट का रीजन है आप समझो तो ये बाहर की साइड मतलब निकल रहा है, थोड़ा सा बाहर की साइड आ रहा है। सांस लेते टाइम हमारा जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी की, जब वो इंक्रीज हो जाती है, ऑब्वियसली कोई चीज़ अब तो डोम शेप्ड है, अब ये एज इट इज़ ऐसी सीधी हो जाएगी तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो यहाँ इंक्रीज होगी ना। तो ये कॉन्ट्रैक्शन के बाद का है, ठीक है। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन जो वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी की, थोरेसिक कैविटी ये जो डायफ्रागम के ऊपर वाला रीजन है यहीं पे तो इंक्रीज होगा ना, क्योंकि अब ये डायफ्रागम ऐसे है, ठीक है। अभी डायफ्रागम बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा तो इंक्रीज तो वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी में ही हो रही है, तो वॉल्यूम जो होगी थोरेसिक कैविटी की वो इंक्रीज हो जाएगी एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन। ये समझ जाए एंटीरियर पोस्टीरियर क्या होता है। अब ये डायफ्रागम एंटीरियर ऊपर की साइड है, नीचे की साइड अब ये फ्लैट हो जाएगा, तो एंटीरियर पोस्टीरियर ऊपर नीचे, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन में इसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या क्या है, मैमल्स, क्रोकोडाइल एटसेट्रा। उसके बाद जो स्पेस होता है दो रिब्स के बीच में, 12 रिब्स हमारी होती हैं, ठीक है। स्पेस जो होता है दो रिब्स के बीच में उसे हम इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं, जिसमें दो टाइप की मसल प्रेजेंट होती है इंटरकोस्टल मसल्स, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, EICM IICM, ठीक है। बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ EICM एक्सटर्नल, अब देखो हमारा जो नॉर्मल रेस्पिरेशन के प्रोसेस में EICM एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का रोल प्ले होता है, मतलब IICM का अभी काम नहीं है, आगे है काम, ठीक है, वो आगे ही बताऊंगी मैं, ठीक है। बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ EICM जो रिब्स और स्टर्नम है शिफ्ट अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं, और आउटवर्ड, हाँ जो मैंने अभी पीछे बताया कि सांस लेते टाइम ऊपर की साइड और बाहर की साइड जो हमारी रिब्स और स्टर्नम शिफ्ट हो जाती हैं बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ EICM। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ EICM, कॉन्ट्रैक्शन क्या है उसका, जैसे अब हमारे हाथ में बलून है, जैसे हमारे मतलब दोनों हाथों के बीच में बलून है, अब हम उसको जो है हाथों को पास लाते जाएंगे तो वो पिचकता जाएगा ना, वो अपना बलून जो है पिचकता जाएगा, वही कॉन्ट्रैक्शन है। अब हम हाथों को रिलैक्स छोड़ देंगे, ठीक है, वो अपना दोबारा से एक्सपेंशन की फॉर्म में आ जाएगा, जैसे कोई रबड़ होती है, ठीक है, ऐसे ही। उसके बाद आउटवर्ड थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, रिब्स और स्टर्नम ऊपर की साइड और आउटवर्ड की साइड शिफ्ट हुए हैं, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुई है। डायग्राम को देखना, यहाँ है हमारी एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, जिसका जो वॉल्यूम है वो है 760 mmHg, ठीक है। अब ये हमारी लंग्स है, ये हमारा लंग है, इनर साइड पे जो आपको दिख रहा है ये लाइनिंग, ये हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये इंट्रा प्लूरल मेम्ब्रेन है, और ये इंट्रा पल्मनरी प्रेशर है, ठीक है। ये प्लूरल फ्लूइड है इनके बीच में, इनके अंदर। इंट्रा पल्मनरी प्रेशर IPP बहुत सिग्निफिकेंस है इसकी, आगे हम पढ़ेंगे अभी कि क्या है ये जो प्रेशर ऑफ गैस है ना, अब ये लंग है, ठीक है, इसके अंदर जो गैस है उसका प्रेशर कितना है, क्या है, उसी को हम इंट्रा पल्मनरी प्रेशर कहते हैं, ठीक है। ये इंट्रा प्लूरल प्रेशर है और ये इंट्रा पल्मनरी, समझना, दोनों को मिक्सअप मत करना। पल्मनरी लंग से रिलेटेड है, प्लूरल जो हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, प्लूरल फ्लूइड है जो आफ्टर कवरिंग का होता है, वो है सिंपल, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक एयर में 760 है, इंट्रापल्मनरी प्रेशर में 758 है। अब हम सिर्फ पहले हम इनहेलेशन के प्रोसेस को पढ़ रहे हैं। अब एक बात आपने कभी सुनी हो कि हमेशा जो है एयर पास होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर में, कभी भी ऐसा नहीं होता कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में वाटर या फिर गैस कुछ भी पास हुआ है, ठीक है, कुछ भी मूव हुआ है। तो एक जो हमारी एयर है वो पास होगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर में। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि भाई एटमॉस्फेरिक एयर में जो कंसंट्रेशन है 760 है, वो ज़्यादा है कंपैरिजन करें अगर हम लंग्स से, तो
क्योंकि उसकी 758 है। तो इतना तो समझ आ गया कि भाई एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो एटमॉस्फेयर से लंग्स में जाएगी, ठीक है, मतलब बाहर से अंदर आएगी, वो इनहेलेशन वही है, ठीक है। तो इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है बेसिकली, ठीक है, एक्टिव प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी मसल्स जो हैं मसल्स का यूज़ होता है, ठीक है। कैन अकर इफ आईपीपी इज लो देन एटमॉस्फेरिक एयर। अब ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है, ये समझा रहे हैं इससे कि भाई होई मतलब इनहेलेशन सांस अंदर जा ही तब सकता है जब एटमॉस्फेयर से एयर से कम कंसंट्रेशन जो है आईपीपी यानी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर का होगा, तभी तो बाहर से अंदर हवा आएगी, वरना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एयर मूव करती है। तो अगर हमें जो है एयर इनसाइड मूव करानी है तो आईपीपी की वैल्यू जो है वो हमेशा लो होनी चाहिए एटमॉस्फेरिक एयर से, जिसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर लंग में क्रिएट होता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सपिरेशन कैन अकर इफ आईपीपी, ऑब्वियसली अब क्या है, अब हमें जो एयर एक्सपिरेशन प्रोसेस होता है कि एयर को बाहर एक्सेल करना, बाहर की तरफ फेंकना, इस प्रोसेस ये कब होगा जब हमारी आईपीपी, अब वही बात है, वही मतलब एक ये लाइन आप दिमाग में रखना कि हायर टू लोअर, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाएगी भाई एयर मूव करेगी। अब आईपीपी जो है कम है और एटमॉस्फेरिक एयर ज़्यादा है, तो एटमॉस्फेयर से आ गया लंग्स में, क्लियर इंस्पिरेशन। अब आईपीपी की वैल्यू ज़्यादा हो गई, एटमॉस्फेयर की कम है, यानी अब लंग्स से एटमॉस्फेयर में बाहर मतलब बाहर की तरफ एयर जाएगी और उसी प्रोसेस को हम एक्सपिरेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखना ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, अब इंस्पिरेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये मैंने बताया है, अभी खुद प्रैक्टिकल करके बेशक देख लो। इंस्पिरेशन करो, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है मसल्स की, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, डायफ्रागम की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, ठीक है, रिब्स और स्टर्नम आउटवर्ड और जो है आउटवर्ड शिफ्ट हुए हैं, आउटवर्ड और अपवर्ड, ठीक है। वॉल्यूम अब ये बता रही हूँ मैं इससे, मतलब ये मैंने 5-6 पॉइंट लिखे हैं, ईजिली याद होगा बिल्कुल, मतलब एक रिकेप के तौर पे मैंने ये 6 पॉइंट लिखे हैं कि आप ये 6 पॉइंट अगर आप पढ़ने लगें इंस्पिरेशन के दौरान तो आपको ईजिली समझ आता चला जाएगा कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन के दौरान होगा थोरेसिक की जो वॉल्यूम है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, समझ गए थे, क्योंकि डायफ्रागम जो है फ्लैट हो गया था, ठीक है। प्रेशर जो होगा फ्लूइड का ओवर लंग्स, अब देखो ये वॉल्यूम इंक्रीज हो गई तो ऑटोमेटिक है भाई फ्लूइड का प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब एक एग्जाम्पल से समझे, जैसे हाँ वो गुब्बारे वाला एग्जाम्पल लेते हैं, भाई गुब्बारा मेरे हाथ में है, उसको मैं अब जो है स्क्वीज करे जा रही हूँ, ठीक है, अपने हाथों को पास ला रही हूँ और वो मेरे हाथों के बीच में, तो वो प्रेशर फील कर रहा है ना, वो अपनी नॉर्मल स्टेट में तो है नहीं, ठीक है, प्रेशर फील कर रहा है वो, तो वही बात ये कहना चाह रहा है कि नहीं सॉरी आई मेस्ड अप, ठीक है, मैंने शायद थोड़ा सा मैस कर दिया कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर डिक्रीज होगा, हाँ वो मैं एक्सपिरेशन वाले में चली गई थी, सॉरी, प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। अब देखो जैसे गुब्बारा था, वही बात अगर वो मैंने नॉर्मल स्टेट पे ऐसे रख रखा, भाई जितना उसका साइज मैंने फुलाया था वो मैंने ऐसे ही पकड़ रखा, उस पर मैंने कोई प्रेशर नहीं डाला, उसका सरफेस एरिया मैं डिक्रीज नहीं कर रही, उसको मैं हाथों से पुश नहीं वो दबा नहीं रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, तो उस पर किसी प्रकार का प्रेशर होगा, कुछ लगेगा नहीं। तो यही बात है कि यहाँ पे वॉल्यूम थोरेसिक की जो है इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से प्रेशर फ्लूइड का लंग्स पे डिक्रीज हो गया, फ़ायदा ही हुआ है ना, एरिया डिक्रीज हुआ, प्रेशर एरिया इंक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ, ठीक है, लंग्स भी एक्सपेंड होंगे, प्रेशर कम होगा तो लंग्स खुश, लंग्स भी एक्सपेंड, पल्मनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी, ठीक है, पल्मनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगी, आईपीपी डिक्रीज देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वॉल्यूम तो पल्मनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुई, लेकिन जो आईपीपी इंट्रा पल्मनरी प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज होगा तभी तो एटमॉस्फेयर से लंग्स में अंदर एयर पास होगी, राइट। उसके बाद एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू लंग्स एंड इंस्पिरेशन अकर, दोबारा से पढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक इंक्रीज्ड, वॉल्यूम इंक्रीज हुई, प्रेशर कम हुआ, लंग्स खुश, लंग्स भी एक्सपेंड हो गई भाई, ठीक है,
उसके बाद पल्मनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गई, पल्मनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हुई, आईपीपी डिक्रीज हो गई, पल्मनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो जो प्रेशर था, जो इसमें जो आईपीपी में जो प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, वो डिक्रीज हुआ, इंट्रापल्मनरी प्रेशर डिक्रीज हुआ। ठीक है, मतलब प्रेशर बेसिकली इन दोनों में डिक्रीज, मतलब इंस्पिरेशन में डिक्रीज होगा, चाहे वो फ्लूइड का प्रेशर हो चाहे वो आईपीपी हो। ठीक है, इंट्रापल्मनरी प्रेशर हो। ठीक है, एक बार फिर से, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक इंक्रीज, प्रेशर ऑफ फ्लूइड डिक्रीज, लंग्स भी एक्सपैंड हो गई, पल्मनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से आईपीपी प्रेशर कम हो गया। ठीक है, एटमॉस्फेरिक से अब एटमॉस्फेयर में प्रेशर, वो एयर प्रेशर ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर से लंग्स में अपनी एयर ईजिली मूव हो जाएगी, हैंस इंस्पिरेशन टेक्स प्लेस। हाँ, तो अब भाई अगर इंस्पिरेशन ईजिली समझ आ गया होगा तो एक्सपिरेशन तो उसका बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, इंस्पिरेशन समझ आ गया तो समझ लो कि एक्सपिरेशन बिल्कुल उसका उल्टा है, अपोजिट है, कि अगर वो एक्टिव प्रोसेस है, ये पैसिव प्रोसेस है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ पे रिलैक्सेशन हो रही है, वहाँ पे इंटरनल आईसीएम का काम है यानी इंटरकोस्टल मसल्स का, यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यूज हैं, टेक्स प्लेस, देयरफॉर रिटर्न्स द डायफ्रागम रिब्स एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन। बेसिकली इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सारा प्रोसेस हो गया भाई, अपना वॉल्यूम इंक्रीज हुई, प्रेशर कम हुआ, बाहर से अंदर एयर आ गई। एक्सपिरेशन क्या है, नॉर्मल स्टेट में चला गया, जिसकी वजह से आईपीपी में प्रेशर बढ़ गया, एटमॉस्फेयर में कम है और अंदर से जो है एयर बाहर पास हो जाएगी। आप देखना, एज अ रिजल्ट ऑफ रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन कहाँ पे, एक्सपिरेशन के दौरान, थोरेसिक कैविटी रिड्यूस। अब भाई थोरेसिक कैविटी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि वो वापस जो डायफ्रागम है वो वापस अपनी डोम शेप में आ जाएगा। ठीक है, प्रेशर ऑन लंग्स, अब वॉल्यूम कम हुई तो प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कम प्रेशर बढ़ा। जैसे अब मैं वो बलून वाला पहले एग्जांपल दे रही थी ना, वो यहाँ अप्लाई होना था। मेरे हाथ में बलून है, मैं उसको बिल्कुल दोनों हाथों का पास ला रही हूँ, बीच में उनके गुब्बारा रखा है तो वो स्क्वीज होगा। ठीक है, प्रेशर फील करेगा, उसका एरिया कम हो रहा है तो प्रेशर उसके ऊपर बढ़ गया। ठीक है, थोरेसिक कैविटी रिड्यूस, प्रेशर ऑन लंग इंक्रीज, पल्मनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज होगी जिसकी वजह से आईपीपी इंट्रा पल्मनरी प्रेशर इंक्रीज, वो 762 हो जाएगा, और जबकि हमारे एटमॉस्फेयर में 760 है, 762 यानी ज़्यादा, अंदर से एयर बाहर, एंड हैंस एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस। क्विक रिकेप के लिए ये टेबल बनाई है, इससे आपको और क्लियर होगा, क्लियर हो भी चुका होगा तो आप बिल्कुल याद हो जाएगा। इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस, एक्सपिरेशन पैसिव। एक्टिव क्यों है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है भाई, कॉन्ट्रैक्शन एक्टिव प्रोसेस है। रिलैक्सेशन में कुछ नहीं भाई, पैसिव, पैसिव प्रोसेस। डायफ्रागम और EICM कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। डायफ्रागम 75% रोल होता है इसका ब्रीदिंग में, EICM इंटरकोस्टल मसल्स का यानी रिब्स का 25% कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। एक्सपिरेशन में रिलैक्स, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज, प्रेशर लंग्स पे कम, एक्सपिरेशन में इंक्रीज हो रहा है, लंग्स एक्सपैंड हो रही है। ऑब्वियसली एक्सपैंड कब होता है, मतलब कोई कहता है ना भाई मेरी तो मेरा सीना चौड़ा हो गया, मतलब ऐसे जो बहुत ज़्यादा इंसान खुश होता है तो मतलब ऐसे बोल देते हैं, तो वही काम हो गया। अब एरिया यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मैं तो भैया ऐसे ही लेके चल रही हूँ कि एरिया इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर कम हो गया तो लंग्स भी एक्सपैंड हो गई, अपना रिलैक्स हो गई एकदम। इसमें लंग्स कंप्रेस हो रही हैं। ठीक है, कंप्रेस मतलब कम हो रहा है, मतलब उसका साइज, मतलब एक्सपेंड मतलब वैसे खुल जाना, कंप्रेस उसका अपोजिट। ठीक है, पल्मनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है इंस्पिरेशन में, इसमें पल्मनरी वॉल्यूम एक्सपिरेशन में कम हो रही है। हैंस सेवंथ और मेजर पॉइंट, आईपीपी वैल्यू इंस्पिरेशन में कम, एक्सपिरेशन में ज़्यादा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद नॉर्मल इंस्पिरेशन जो प्रोसेस वो 2 सेकंड का होता है, हम 2 सेकंड में सांस ले लेते हैं, जबकि छोड़ते हैं हम 3 सेकंड में। ओवरऑल 5 सेकंड हमें लगते हैं एक बार सांस छोड़ने और लेने में। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो है 12 से 15 बार होता है, 1 मिनट में 12 से 15 बार हम सांस ले भी लेते हैं, छोड़ भी लेते हैं, एक नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है। ठीक है, अब हमने नॉर्मल ब्रीदिंग पढ़ लिया, नॉर्मल ब्रीदिंग में हमने पढ़ लिया इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों पढ़ लिया, और वहाँ मैंने बताया था कि वो एक एब्डोमिनल कैविटी में होता है। एब्डोमिनल कैविटी में क्यों होता है, जो हमारा वो है अपना वो डायफ्रागम, वो एब्डोमिनल कैविटी की तरफ यानी नीचे की तरफ ही तो वो रिलैक्स होता है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन में, इसलिए वहाँ पे मतलब एब्डोमिनल
कैविटी रीजन में जो है वो प्रोसेस होता है। फोर्सफुल ब्रीदिंग थोरेसिक ब्रीदिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें IICM प्लस एब्डोमेन इन दोनों का ही काम होता है और हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स। मतलब ये तो होता ही है कि भाई जो नॉर्मल ब्रीदिंग में हमारी मसल्स यूज़ हो रही है वो तो है ही है, लेकिन कुछ एडिशनल मसल्स भी जो है मदद करती हैं। जैसे कि अब फोर्सफुल हमारे में है ना, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारे में ये एबिलिटी है कि हम फोर्सफुल ब्रीदिंग कर सकते हैं। अब जैसे योगा के दौरान हम करते हैं वो अपना प्राणायाम, एक नाक बंद करके फोर्सफुली अंदर लेना, फिर फोर्सफुली छोड़ना सांस, ठीक है, ये हमारे में जो है क्वालिटी है, एक एबिलिटी है। एग्जाम्पल है एक्सपिरेशन ड्यूरिंग स्नीजिंग। अब हमें छींक आती है तो कितनी ज़ोर से हम एक्सपिरेशन करते हैं ना। कफिंग खांसी होती है, अंदर की साइड कितना ज़्यादा सांस मतलब फोर्सली सांस जाता है। योगा अभ्यास मतलब वो ये मैंने बताया प्राणायाम के दौरान अपना जो ये योगा के कुछ होते हैं अपना सांस लेना छोड़ना ये सब कुछ। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि अच्छे से याद हो कि नॉर्मल एक्सपिरेशन और फोर्सफुल एक्सपिरेशन में क्या डिफरेंस है। अब हमने थोड़ा सा यहाँ तक कन्फ्यूजन हो सकती है आपको कि अब ये सोच रहे होगे कि भाई नॉर्मल एक्सपिरेशन में तो समझ आ गया था कौन से सबसे ज़्यादा तो रेस्पिरेशन नॉर्मल ब्रीदिंग में जो है प्रोसेस ही काम ही दो मसल्स का था, डायफ्रागम का, रिब्स का। डायफ्रागम 75% रोल प्ले कर रही थी जबकि रिब्स 25%। लेकिन अब फोर्सफुल एक्सपिरेशन में फिर कौन सी मसल्स है कैसे है तो वो यहाँ क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल एक्सपिरेशन डायफ्रागम और EICM ये इन दोनों मसल्स का इसमें काम था। EICM ये भी तो रिब्स का ही पार्ट है ना, मैंने बताया रिब्स के अंदर इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। इंटरकोस्टल मसल्स दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल वाली है, ठीक है। उसके बाद ये पैसिव प्रोसेस है, डन, ठीक है। उसके बाद जो ये फोर्सफुल और इसमें रिलैक्स हो जाता है नॉर्मल एक्सपिरेशन के दौरान, ये दोनों जो है अपना डायफ्रागम और EICM मसल्स रिलैक्स होती हैं। फोर्सफुल एक्सपिरेशन के दौरान नॉर्मल एक्सपिरेशन तो होती है, मतलब वो वाली डायफ्रागम और EICM तो रिलैक्स होती है, लेकिन जो हमारी एडिशनल मसल्स हैं जैसे कि हमारी एब्डोमिनल मसल्स और हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी इसमें यूज़ में आती हैं, ठीक है, वो इस दौरान कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अब आप फोर्सफुली एक्सपिरेशन करके देखो, मैंने किया फोर्सफुल जब हम एक्सपिरेशन करते हैं ना तो हमारे पेट पे हमारे एब्डोमिनल मसल पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, तो भाई वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। मतलब अगर कुछ ना कुछ हमें अलग सा फील हो रहा है तो मतलब कोई ना कोई रिलैक्सेशन की स्टेट में तो वो है नहीं चीज़, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुई है, कॉन्ट्रैक्शन हुई तो वो क्या होगा, एक एक्टिव प्रोसेस होगा। उम्मीद है आप समझे हो। मैंने बताया नॉर्मल एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, उसमें दोनों जो हमारी डायफ्रागम और रिब्स की मसल है वो रिलैक्स हो जाती हैं। कोई ज़्यादा मेजर और डीप में एलोबरेटिव फॉर्म में इसका प्रोसेस नहीं होता। जबकि फोर्सफुल एक्सपिरेशन के दौरान नॉर्मल एक्सपिरेशन तो होती है लेकिन एडिशनल मसल्स का भी यूज़ होता है, जैसे हमारी एब्डोमिनल मसल्स हो गई, IICM हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं ये, और ये एक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है। नॉर्मल इंस्पिरेशन, अब ये एक्सपिरेशन की बात थी, अब इंस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है, हम जानते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है डायफ्रागम और EICM की उसमें अपना कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। फोर्सफुल इंस्पिरेशन जो होता है वो भी एक्टिव प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें ये डायफ्रागम और EICM तो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं लेकिन कुछ एक्स्ट्रा मसल्स, जैसे मैंने बताया था कोई भी एब्डोमिनल की मसल्स वो भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो एक्टिव है, यानी नॉर्मल इंस्पिरेशन और फोर्सफुल इंस्पिरेशन दोनों एक्टिव प्रोसेस है। उसके बाद IPP मोर लो, दैट इज फोर्सफुल इंस्पिरेशन के दौरान जो IPP की जो ये प्रेशर होता है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, ये और ज़्यादा कम हो जाता है, और ज़्यादा कम होगा तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन होगी, ठीक है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा मसल्स भी जो है इनमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। हमारे एब्डोमिनल मसल्स की 755 हो जाएगा नॉर्मल इंस्पिरेशन के दौरान, वो रेट 758 था, इसमें और कम हो गया 755 हो गया। अब देखो यहाँ से अच्छे से समझ आएगा कि ये जो मैंने चार वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ये कौन सी किसमें कैसे है। ये IPP ये प्रेशर है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है, 758 है, नॉर्मल इंस्पिरेशन है, एक्टिव प्रोसेस है। पढ़ा था हमने नॉर्मल इंस्पिरेशन यानी एल्वियोली पे ये प्रेशर कम है, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, बाहर से अंदर
हवाई। एक्टिव प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी मसल्स की, कौन से, डायफ्रागम की और IICM की, यानी जो रिब्स की इंटरकोस्टल मसल्स है इंटरनल, ठीक है। 762 जब ये प्रेशर हुआ, यानी कहाँ पे, इंट्रापल्मरी प्रेशर ज़्यादा हुआ है तो नॉर्मल एक्सपिरेशन हुई, ज़्यादा हुआ। अब भाई एटमॉस्फेरिक एयर में तो 760 ही है, 760 है, 762 हो गया हमारी एल्वियोली में, ज़्यादा हो गया तो बाहर की तरफ एयर गई। पैसिव प्रोसेस है, पैसिव क्यों है, क्योंकि मसल्स रिलैक्स हुई हैं। डन। 765 हो गया, अब बहुत ज़्यादा हो गया तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन। 760 एटमॉस्फेरिक का है, 765 हो गया हमारा एल्वियोली का। एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव क्यों है, क्योंकि हमारी बहुत सारी मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। 755 हुआ, IPP बहुत ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। नॉर्मल में तो 758 था, अब 755 हो गया, तो ये भी एक एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। सिर्फ नॉर्मल एक्सपिरेशन जो है एक पैसिव प्रोसेस है, अदरवाइज जो तीनों हैं वो एक्टिव प्रोसेस होता है। एक और पॉइंट मैं अगर आपको बताऊं तो जो प्रेग्नेंट वुमन होती है ना, तो उनमें जो ब्रीदिंग के दौरान जो उनका डायफ्रागम की जो रेट है वर्किंग का, वो तो 70% हो जाता है, रिब्स का 30%। मतलब डायफ्रागम की आप सिग्निफिकेंस समझना कि डायफ्रागम ना होना मतलब डायफ्रागम गया तो इंसान गया, सीधी बात है। अब देखो रिब्स है, कई बार इंसान की कोई एक्सीडेंट हो गया, CPR देते वक्त या कुछ भी ऐसे रिब्स ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं, फिर भी इंसान सांस लेता है, जबकि डायफ्रागम और रिब्स दोनों का जो काम होता है सांस लेने के प्रोसेस में। लेकिन क्यों सांस ले पाता है रिब्स के टूटने पर भी, क्योंकि रिब्स का भाई 25 से 30% काम होता है, जबकि 70 से 75% तो डायफ्रागम का ही यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर भाई डायफ्रागम ही ख़त्म हो गया, डायफ्रागम ही अपना डैमेज है, सब कुछ ख़त्म हो गया उसका, तो इंसान की डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो ब्रीदिंग वाला प्रोसेस तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि रिब्स अकेला नहीं कर सकता, जबकि डायफ्रागम अकेला कर सकता है, क्योंकि उसका भाई प्रोपोर्शन ही ज़्यादा है, 70 to 75%। और प्रेग्नेंट वुमन में भी जो है बस वो नॉर्मल इंसानों के कंपैरिजन में जो है रिब्स का 5% काम बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा कभी भी लाइफ में नहीं हो सकता किसी के साथ भी कि भाई डायफ्रागम का कम यूज़ है और रिब्स जो है उसको जो है अपना डोमिनेट कर रहा है डायफ्रागम को ब्रीदिंग के प्रोसेस में। ऐसा कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं। डायफ्रागम प्राइमरी रहेगा और रिब्स हमेशा सेकेंडरी। इन फोर्सफुल ब्रीदिंग रिब्स प्ले मोर रोल देन नॉर्मल ब्रीदिंग। लेकिन फोर्सफुल ब्रीदिंग के दौरान जो है रिब्स ज़्यादा रोल प्ले करेगा नॉर्मल ब्रीदिंग के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये नहीं है कि अब इसमें फोर्सफुल में रिब्स प्राइमरी हो गया और डायफ्रागम सेकेंडरी, नहीं। नॉर्मल ब्रीदिंग के कंपैरिजन में कहने का मतलब ये है कि डायफ्रागम जो है 70 हो जाएगा, जबकि नॉर्मल में वो 75% का काम कर रहा था, और रिब्स का जो है वो यहाँ पे 30% 5% बढ़ जाएगा। डायफ्रागम से रहेगा हमेशा कम और बहुत ज़्यादा कम, ठीक है, क्लियर। मैमल्स हैव नेगेटिव प्रेशर सो दैट वी कैन ईट एंड ब्रीथ टुगेदर। ये नेगेटिव प्रेशर का जो कंसेप्ट है, ये कहना, इससे ये समझते हैं हम कि अगर देखो सपोज करो पॉजिटिव प्रेशर होता, ठीक है, अंदर इक्वल होता सब कुछ, अंदर भी वही प्रेशर है बाहर भी वही है, ठीक है, तो ऐसा कुछ होता, या फिर अंदर ज़्यादा होता बाहर कम होता, एक नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट ही ना होता, तो आपको पता है हमें अब खुद ढूंसनी पड़ती सांस अंदर, ठीक है, जो कि पॉसिबल तो है नहीं। तो इसलिए नेगेटिव प्रेशर का जो है ये क्रूशियल रोल है मैमल्स में, जिसकी वजह से वो खा भी सकते हैं और सांस भी साथ में ले सकते हैं। एक आप ये सोचोगे कि मैंने पार्ट 1 में बताया था कि स्वेलोइंग के दौरान तो ब्रीदिंग रेट 0 होता है। ईट खाना और स्वेलोइंग यानी निगलना दोनों अलग चीज़ है, समझना। स्वेलोइंग के दौरान हमारी ग्लोटिस एपिग्लोटिस कवर हो गया था एपिग्लोटिस के थ्रू, 1 सेकेंड का प्रोसेस है। खाना मत ईट मतलब जब हम चबा रहे हैं, पेट में जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, मतलब पेट में तो नहीं, वो तो डाइजेस्टिव हो जाएगा पूरा। ईट मतलब जब उसको हम च्यू कर रहे हैं, ठीक है, इमल्सिफिकेशन हो रहा है सलाइवा के साथ, बहुत सारा, ठीक है। तो इसी के साथ हम पार्ट 2 को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।